ओके। आज फर्स्ट क्लास है। व्हाट इज एंगल्फिंग एंड हाउ टू ड्रा जोन। ठीक है। जिस तरह प्री सेवन में आप सबने देखा, वो छोटी सी वीडियो आपने देखी थी कि हम एंगल्फिंग किस तरह मार्क करते हैं, वैलिड और इनवैलिड एंगल्फिंग, साथ में हम जोन किस तरह मार्क करते हैं। तो थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद सप्लाई डिमांड में फ़र्क बताता हूँ। ओके। ये है हमारे साथ ग्रीन कैंडल, साथ में हमारे साथ है रेड कैंडल। तो सबसे पहले तो ये कि इसको हम एंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम एंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं। ठीक है। एंगल्फिंग कौन सी एंगल्फिंग? एंगल्फिंग बाय। जब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ी आ जाए तो इसको हम एंगल्फिंग बाय कह सकते हैं। लेकिन इसमें फिर कुछ बातें आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर रेड कैंडल का विक ग्रीन के इक्वल हो तो क्या इसको हम एंगल्फिंग बाय कह सकते हैं? इसको हम एंगल्फिंग बाय नहीं कह सकते, ये हमारे साथ एंगल्फिंग बाय नहीं होगा। हाँ, मैं सप्लाई डिमांड का भी वो दे रहा हूँ कि सप्लाई डिमांड में हम इसको भी एंगल्फिंग बाय कह सकते हैं। हम इसीलिए इसी एंगल्फिंग बाय को भी ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो सिंपल ये। ओके। सिंपल ये कि एंगल्फिंग में हम तब जाके एंगल्फिंग कहेंगे कि जब रेड कैंडल का विक ग्रीन कैंडल की बॉडी से नीचे आ जाए तो उसको हम एंगल्फिंग बाय कह सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल इस तरह, तो ये हो जाएगा हमारे साथ एंगल्फिंग बाय। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल का विक और रेड कैंडल का जो विक है वो ग्रीन के विक में आ रहा है, ना कि ग्रीन कैंडल की बॉडी में। तो ये भी हमारे साथ इनवैलिड एंगल्फिंग बाय होगा। ठीक है। मस्ट क्या है? मस्ट ये है कि रेड कैंडल का विक ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर आ जाए तो उसे हम एंगल्फिंग बाय कह सकते हैं। और एंगल्फिंग बाय में हमने हमेशा ऊपर की तरफ देखना है, ना कि नीचे की तरफ। नीचे विक आ जाए, नो इशू। एंगल्फिंग बाय में हमने ऊपर की तरफ देखना होता है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एंगल्फिंग बाय। एस एम एस, ये है हमारे साथ ग्रीन कैंडल और इसी के साथ बन गई रेड कैंडल। तो ये हो गया हमारे साथ एनगल्फिंग सेल। क्राइटेरिया सेम होगा। ये रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल का विक अगर रेड कैंडल के साथ इक्वल आ जाए, इक्वल में आ जाए, तो इसको हम एनगल्फिंग सेल नहीं कह सकते। अगर इस रेड कैंडल से कम आ जाए विक तो इसको हम एंगल्फिंग सेल फिर कह सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर ग्रीन कैंडल का विक ऊपर की तरफ जाए तो नो इशू। एंगल्फिंग सेल में हम ऊपर की तरफ नहीं देखते, एंगल्फिंग बाय में हम नीचे की तरफ नहीं देखते। ठीक है। ये तो हमने असाइनमेंट में, प्री असाइनमेंट में भी बता दिया था। अच्छा, अब दूसरी बात, कैंडल को मार्क किस तरह करते हैं? कैंडल की मार्किंग क्या है? मार्किंग आपने फुल कैंडल की करनी होगी। अच्छा, ऊपर विक से लेके नीचे विक तक, इसे हम कहेंगे इनगल्फिंग सेल। इस तरह मार्किंग करनी है आपने। ये हो गया हमारे साथ एंगल्फिंग सेल। अगर हम एंगल्फिंग सेल में ऊपर की तरफ नहीं देखते इस तरह, तो इस तरह हम नहीं कर सकते। बेशक हम एंगल्फिंग सेल में ऊपर विक नहीं देखते, लेकिन मार्किंग हमने फुल करनी होती है, फुल करनी होगी। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एंगल्फिंग सेल और इसको हम कहेंगे विक टू विक एंगल्फिंग बाय। तो ये हो गया हमारे साथ एंगल्फिंग बाय और ये हो गया हमारे साथ एंगल्फिंग सेल। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है। अगर एक कैंडल से एंगल्फ हो रही है तो ये स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग सेल, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बाय होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल यही एंगल्फिंग सेल हमारे साथ तकरीबन 4 कैंडल पे आ जाए एंगल्फिंग सेल इस तरह, तो क्या ये हमारे साथ एंगल्फिंग सेल होगा? बिल्कुल, एंगल्फिंग सेल कैंडल बनी है, 4 कैंडल पे एंगल्फ हो गई है। तो इसे हम कहेंगे एंगल्फिंग सेल मार्किंग सेम टू सेम, वीक टू वीक। चाहे एंगल्फिंग सेल या एंगल्फिंग बाय 15-16 कैंडल पे बन जाए, 15-16 कैंडल पे,
और दरमियान में कोई ऑपोजिट कैंडल ना हो तो उसे हम मार्क कर सकते हैं। लेकिन इस इंगल्फिंग सेल की और सिंगल कैंडल की इंगल्फिंग सेल की जो पावर है वो कम है। सिंगल इंगल्फिंग सेल वो स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा कैंडल पे इंगल्फिंग सेल जब बन जाए या ज्यादा कैंडल पे इंगल्फिंग बाय बन जाए तो वो थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे साथ इनगल्फिंग सेल, ये हो गया हमारे साथ इनगल्फिंग बाय। सप्लाई डिमांड में हम क्या करते हैं, डिफरेंस क्या है इनगल्फिंग और सप्लाई डिमांड में। सप्लाई डिमांड में हम जो मार्किंग करते हैं वो इस तरह करते हैं, नीचे विक मार्क करते हैं, ऊपर विक हम मार्क नहीं करते। इस तरीके से सेम टू सेम इस तरह हम मार्किंग करते हैं इनगल्फिंग सेल। ठीक है। और दूसरी बात कि सप्लाई डिमांड में हम विक नहीं देखते, चाहे विक इतना ही क्यों ना हो, हम इसको कहेंगे कि ये है हमारे साथ एंगल्फिंग बाय। हालांकि ये इनगल्फिंग थ्योरी में ये मुकम्मल ऑपोजिट है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है सप्लाई डिमांड के। जब तक ग्रीन कैंडल से विक कम ना आ जाए तो उसे हम एंगल्फिंग बाय नहीं कह सकते, इस तरह। ठीक है। अब अगर मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा दूं, लाइव मार्केट में एंगल्फिंग बाय और एंगल्फिंग सेल, पूरी मार्केट, चाहे वो जो चार्ट भी आप ओपन करें, वो एंगल्फिंग सेल और एंगल्फिंग बाय पे ही मूव करती है। ठीक है। आपके सामने जो अभी चार्ट ओपन है M15 का, ये देख लीजिए क्या है। सॉरी, ये है हमारे साथ एंगल्फिंग बाय। कितने कैंडल पे एंगल्फ हुआ है, एक कैंडल पे एंगल्फिंग बाय। अब यहाँ पर आप देख लें कि ये कितने कैंडल पे एंगल्फ बनी है, एंगल्फिंग सेल। कितनी कैंडल पे बनी है, दो कैंडल पे। यानी कि पूरी मार्केट ही आपका इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल ही है। ये देख ले, ये कितने कैंडल पे बन गई, तीन कैंडल पे इंगल्फिंग सेल। ये देख ले आप, इंगल्फिंग सेल। यहाँ पर आप देख ले, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल, सेम इंगल्फिंग सेल। ठीक है। तो सारे इंगल्फिंग सेल, और ये देख ले आप, इंगल्फिंग बाय। ये देख ले आप, इंगल्फिंग बाय। ये देख ले आप, इंगल्फिंग बाय। अच्छा, इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल में हम क्या करते हैं, सिंपल। इंगल्फिंग सेल से हम सेल करते हैं और इंगल्फिंग बाय से हम हम बाय की एंट्री लेते हैं। लेकिन उसकी उसकी जो क्राइटेरिया है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस इंगल्फिंग बाय से हमने एंटर होना है और किस इंगल्फिंग सेल से हमने एंट्री लेनी है। जब आपके सेटअप का आपका सेटअप बन जाए और उसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तो तब जाके आप एंट्री लेंगे। अदरवाइज जब सेटअप कंप्लीट नहीं बना तो याद रखना, आप एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप एंट्री ले भी तो मस्ट उसका एसएल होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कि यार क्राइटेरिया पूरा नहीं, चले एक रिस्क ले लेते हैं, वहां से हमने बाय कर लिया या वहां से हमने सेल कर दिया। आज मैं आपको दिखा दूं, हमारा जो ग्रुप है, ये ग्रुप, इसमें हमने कितने सिग्नल दिए आज, ये सिर्फ आज का मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह से हमने कितनी एंट्रीज दी है यहाँ पर, कम से कम पाँच, चार पांच एंट्रीज दी है। यही देख ले आप, TP1 20 पिप्स, 2 40 पिप्स, 3 60 पिप्स, 4 80 पिप्स, ऑल हिट। सारी टीपी हिट हुई थी, सारी। एक मिनट, 86 का लेवल मैंने शेयर किया था, 86 का एग्जैक्ट, सिर्फ 86 को टच किया मार्केट ने। एक पिप भी या एक पिप से ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आई। यहाँ पर एक मिनट में आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। ओके, मैंने जो लेवल शेयर किया था वो कौन सा लेवल था, वो भी आपको डिस्कस आपको आपके साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये देख लें, ये क्या था, ये था हमारे साथ एनगल्फिंग बाय। ये लेवल मैंने मार्क कर दिया।
इंगल्फिंग बाय। फ्रेश लेवल था, मार्केट आ गई, जस्ट टच एंड बूम, 200 पिप्स एक उस पे हमें दे दी। ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम जो ट्रेड करते हैं वो इंगल्फिंग बाय पे या इंगल्फिंग सेल पे। अच्छा, अब आप आपके जहन में क्वेश्चन आया आया होगा कि आपने इस इंगल्फिंग को मार्क क्यों नहीं किया, इसको क्यों मार्क नहीं किया, इसको क्यों मार्क नहीं किया, इसको क्यों मार्क नहीं किया। इंशाल्लाह ये कंप्लीट हम आपको समझाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हर एक क्लास में आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाएंगे कि किस सिंगल फिंग बाय पे आपने ट्रेड लेनी है और किस सिंगल फिंग बाय को आपने छोड़ना है। ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो सिंपल है, इंट्रोडक्शन की क्लास है एंगल्फिंग के हवाले से, कि एंगल्फिंग क्या चीज़ है और सप्लाई डिमांड के साथ इसका क्या ताल्लुक है। हालांकि सप्लाई डिमांड, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और एंगल्फिंग थ्योरी, ये सारे कंसेप्ट 90 to 95% सेम ही है। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो सिर्फ मार्किंग का फर्क आ जाता है उसमें, किसी की मार्किंग चेंज है। अगर एसएमसी में हम देख ले स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, तो इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क आ जाता है। एंगल्फिंग में हम देख ले, एंगल्फिंग और सप्लाई डिमांड की जो मार्किंग है वो बिल्कुल चेंज है आप इसमें। हालांकि बाकी सेम टू सेम है। हर एक, चाहे प्राइस एक्शन हो, चाहे सप्लाई डिमांड हो, चाहे इलीट वेव थ्योरी हो, चाहे क्यूएम लेवल हो, चाहे एसएमसी हो, चाहे एंगल्फिंग हो, मार्केट में हर लेवल वर्क करता है, याद रखना। हर लेवल काम करता है। ये नहीं कि प्राइजेशन अब काम नहीं करता या ट्रेंड लाइन अब काम नहीं करता है, बिल्कुल करता है। हर लेवल काम करता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी इंगल्फिंग की जो एक्यूरेसी है वो 90 प्लस है, क्योंकि ये नई थ्योरी मार्केट में आई है। और हर एक थ्योरी जब मार्केट में आती है या हर एक स्टडी जब मार्केट में आती है वो कम से कम 10 से 15 साल वर्क करती है। उसके बाद भी वर्क करती है, नहीं कि नहीं करती, बिल्कुल उसके बाद भी वर्क करती है। लेकिन उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हर बंदा एंगल्फिंग पे काम करे, सारे ट्रेडर्स एंगल्फिंग पे काम करे, तो फिर प्रॉफिट लॉस कौन करेगा। जब मार्केट में लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कौन बनाएगा। ठीक है। तो जो लॉस करेगा नेक्स्ट बंदा, वही लॉस उसका प्रॉफिट होता है। यानी कि जो एक का एसएल, दूसरे की वही एसएल उसका, उसकी टीवी होती है। ठीक है। तो एंगल्फिंग फिलहाल मार्केट में जो है, वो फिलहाल न्यू है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी 90 प्लस है। 10 15 साल आप इस पे काम करें, प्रॉफिट कमाएं, उसके बाद एक्यूरेसी 85 80% तक आ जाएगी। हालांकि अगर आप देख ले, ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी कितनी है, 65% है। प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी कितनी है, 60% है। लेकिन लोग फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, लोग फिर भी प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़े और ऐसे उसको पकड़े कि लास्ट तक उसको ना छोड़े। मैं सिंपल मिसाल देता हूँ आपको। एक स्ट्रेटेजी में मास्टर कर ले। ठीक है। मास्टर किस तरह कर ले, आप देखते हैं कि जो बंदा तालीम करता है ना, तालीम, वो क्या करता है, वो जब मास्टर करता है ना, मास्टर, तो मास्टर किस चीज़ में करता है, एक ही सब्जेक्ट में करता है, या इंग्लिश या उर्दू या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो या मैथ्स या जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, लेकिन वो मास्टर सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में करता है। इसी तरीके से आपने मास्टर करना है तो एक ही स्ट्रेटजी में मास्टर कर ले, या एंगल्फिंग पे कर ले, या प्राइजेशन पे कर ले, या सप्लाई डिमांड में कर ले, या एसएमसी पे कर ले, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अदरवाइज मार्केट से प्रॉफिट लेना इतना आसान नहीं है, जितना कि आपकी सोच है। याद रखना कि जब एक डॉक्टर बनता है ना, डॉक्टर, वो 5 साल मेहनत करने के बाद बनता है। और 5 साल जब वो मेहनत कर लेता है ना, उसके एक साल फिर हाउस जॉब करता है और तब जाके वो डॉक्टर बन जाता है। लेकिन जब तक वो टेस्ट पास नहीं करता, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी नहीं मिलता। यहाँ पर हम आ जाते हैं, $7 ट्रिलियन मार्केट के सामने बैठ जाते। एक महीना कोर्स कर लिया हमने, बस हम तो प्रो बन गए। मुझसे बड़ा कोई प्रो तो नहीं, स्टूडेंट कहता है फिर। मैं तो ऐसे ट्रेडर लगाता हूँ कि आप हैरान हो जाओगे। ये चीज कभी भी नहीं करनी, ये आपको तब बर्बाद कर देगा, याद रखना। मैं अभी भी, अगर मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊँ ना, मैंने आज भी 3 4 पॉइंट्स अपनी डायरी में लिखे हैं, क्योंकि
इल्म एक समंदर है, और समंदर कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये, मैं सिर्फ, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, मतलब ये है कि जितना ज्यादा हो सके मार्केट को टाइम दे। जितना ज्यादा टाइम दोगे, याद रखना, उतना ही जल्दी आप प्रॉफिट बनाओगे। हम किस लिए सीखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग? आप किस लिए सीखते हैं, चले आप मुझे ये बताएं। मुझे मैसेज कर दें, मुझे चैट में बता दें, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हैं। चैट में बता दें मुझे, शाबाश। फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्यों सीख रहे हैं? हर एक का आंसर सिर्फ एक ही होगा। फॉर अर्निंग, हाँ बिल्कुल। फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हाँ बिल्कुल। सेल, हाँ, लाइफ को सर्वाइवल के लिए इंडिपेंडेंट रहकर काम करना। लॉस रिकवरी, फॉर बिजनेस, हाँ एग्जैक्टली exactly, ये हर बंदा सोचता है। मैं भी ऐसे सोचता हूँ। अर्निंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर बिजनेस। अच्छा, अब जिन्होंने कहा कि बिजनेस, तो याद रखना फॉरेक्स ट्रेडिंग ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आपने इसको फुल टाइम देना है। अगर फुल टाइम इसको नहीं दे सकते, ये मार्केट आपको प्रॉफिट देने वाली नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ सिग्नल पे ट्रेड कर रहे थे फिर तो ठीक है। फिर अगर कोई ग्रुप अपने ज्वाइन किया है, वहां पर सेल बाय करते हैं, तो बस ठीक है, आप सेल बाय करते जाए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एज ए बिजनेस को ले रहा हूँ, याद रखना, फिर आपने इसको टाइम देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या करें कि अभी से जॉब छोड़ दे, कि सर ने कहा है कि बस यार फुल टाइम देना है, और ये वो, घर से कमरे से ना निकले, खाना पीना छोड़ दो, बस चार्ट के सामने बैठ जाए, बस देखते जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जॉब भी जाए, जॉब के लिए भी जाए, प्रैक्टिस भी करें। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते ना, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट को टाइम दे, $10-15 आपकी डेली अर्निंग स्टार्ट हो गई, बस फिर उसके बाद आप जॉब को अल्लाह हाफिज कह सकते हैं। स्टार्ट में मैं भी जॉब कर रहा था, जॉब कर रहा था, रात के 8-9 बजे तक घर पहुंचा था। कितना कमाता था? 40-45 से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 50,000 कमा लेता था। सुबह 7 बजे निकल के रात के 9 बजे पहुंचते थे। लेकिन मैंने कहा कि यार इस तरह तो नहीं हो सकता। मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी। रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं चार्ट के सामने ही बैठता था कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट किस तरह मूवमेंट करती है। अच्छा, ये यहाँ से सेल क्यों हो रहा है, ये यहाँ से बाय क्यों हो रहा है। 2 साल मैंने सिर्फ डेमो यूज किया, याद रखना, 2 साल मैंने डेमो यूज किया है। आजकल के बिगिनर्स या बच्चे जो भी है, वो 1 महीना कोर्स करने के बाद कहते हैं कि यार सर रियल अकाउंट बनाए ना। मैं कहता हूँ कि यार मैंने 2 साल डेमो यूज किया है, और आप 1 महीने के बाद कहते हैं कि सर रियल अकाउंट बनाए। ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत करनी है आपने। जितनी मेहनत आप करोगे ना, उतनी ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ये मेरी बात लिख ले, और इसको एज ए बिजनेस ले ले, पार्ट टाइम ना ले कि यार बस मैं जॉब से आके, सारी जिंदगी जॉब से आके बस शाम को एक ट्रेड करूंगा, $10-20 निकाल के बस साइड पे हो जाऊंगा। नहीं, कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन का मतलब जानते हैं? कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? कि बस आप बिल्कुल कंफर्ट है। आप कह रहे हैं कि यार बस मेरी 1.5 लाख 1 लाख रुपए तनख्वाह है, बस ठीक है यार, मैं खुश हूँ, घर चल रहा है, बिल वगैरह पे हो रही है, गाड़ी का खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फीस वगैरह अदा कर सकता हूँ, तो बस जरूरत है क्या है। नहीं, ये कंफर्ट जोन है ना, ये आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा। इस कंफर्ट जोन से आपने निकलना है। निकलने के लिए आपने मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए आपने टाइम देना होगा चार्ट को। क्योंकि फॉरेक्स सीख रहे हैं ना, टाइम दोगे, चार्ट के सामने बैठोगे, तो कंफर्ट जोन से आप निकल जाओगे। अच्छा, निकल तो जाओगे, लेकिन फिर क्या करोगे? आपके साथ क्या होगा? आपके साथ ये होगा, कंफर्ट जोन से निकले, आप ऊपर चले गए, फिर गिर गए,
ऊपर चले गए, फिर उससे और गिर गए, फिर थोड़ा सा ऊपर चले गए, फिर आ गए थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर चले गए, ऊपर, फिर डाउन, फिर अगेन ऊपर, फिर डाउन, फिर पीक पर पहुंच जाओगे, जिसे हम कहते हैं कि सक्सेस। इस तरह हम पहुंचे यहां तक। हमें जब स्टूडेंट देखते हैं ना कि सर तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा कमाता है, तो वो इस स्टेज से हम गुजरे, ये स्टेज जो आपके सामने मैंने ड्रा किया है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, अब जाके प्रॉफिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह नहीं कि बस आपने सीख लिया और सीखने के बाद यहाँ से उठ गए और आसमान तक पहुंच गए। मार्केट ऐसे मूव नहीं करती तो बंदा ऐसे मूव कैसे करेगा? अप डाउन जिंदगी में जरूर आता है, और ये हर बंदे के साथ आता है। अगर आज ने आपने लॉस किया है, नो इशू। लॉस किस चीज में किया है? फॉरेक्स में किया है, तो फॉरेक्स से ही आपने रिकवर करना है। इसके लिए आपने दूसरे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। हमारा ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे है कि जिन्होंने फॉरेक्स में लॉस किया है, वो कहते हैं कि यार बस छोड़ है मना, मैं ट्रेड ही नहीं करता। मार्केट ये मेरी मार्केट, मैं जहाँ से सेल करता हूँ मार्केट बाई जाती है, मैं जहाँ से बाय करता हूँ मार्केट सेल जाती है। नहीं, आपने टाइम नहीं दिया। जिसमें लॉस किया है वहां से आपने रिकवरी भी करनी है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में आपकी जिंदगी भी बनती है और आपकी जिंदगी तबाह भी होती है। लोग कहते हैं कि 95% लॉस है, बिल्कुल लॉस है 95%, बिल्कुल है। लेकिन वो सीखने से पहले अगर आप नहीं सीखे और मार्केट में आ गए और एंट्री लगाते रहे, सेल बाय सेल बाय, $100 के अकाउंट को आप 3 दिनों में 3,000 तक ले गए, लेकिन शुद्ध दिन फिर आपके साथ कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ से बाय करोगे मार्केट डाउन, यहाँ से बाय करोगे मार्केट डाउन, यहाँ से बाय करोगे मार्केट डाउन, जहां से आप बाय करोगे मार्केट डाउन, तो वो तो वॉश होगा। ठीक है। तो कहना का मकसद सिर्फ एक ही है कि मेहनत करनी है। जितनी मेहनत ज्यादा होगी उतना ही आप जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो।